हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के सेशन में हम लोग एक नई पोइम की तरफ रुख कर रहे हैं। टॉमस ग्रे की एक बहुत पॉपुलर पोइम है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसके बारे में बात करेंगे। टॉमस ग्रे के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। ये एक ट्रांजिशनल फेज के पोइट है ना। नियो क्लासिकल एरा से जब आप रोमांटिक एरा की तरफ बढ़ रहे थे, उस ज़माने के पोइट हैं। तो इनकी पोइट्री में आपको झलक दोनों चीज़ों की मिलेगी। जो नियो क्लासिकल एलिमेंट्स हैं, जिसमें एलिवेटेड डिक्शन सबसे बड़ी बात, भाषा शैली बहुत उच्च स्तरीय होती है। यूज ऑफ क्लासिकल वर्ड्स का यूज ये अक्सर करते हैं। अब रोमांटिसिज्म की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था, संक्रमण काल की बात है ना। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो जॉनसन की एज है, उस दौर में, उसके बाद जब 1798 में जो रोमांटिसिज्म का जो बिगिनिंग हुआ था लिरिकल बैलेड्स के साथ, तो उस समय ये जो पॉइट्स थे, इनका रुझान रोमांटिसिज्म की तरफ भी था। तो इनकी भाषा और इनका जो थॉट प्रोसेस है वो तो नियो क्लासिकल स्टाइल का है, लेकिन इनका जो आप कह दो इमेजिनेशन वाला एलिमेंट जो है, वो इन्हें रोमांटिसिज्म की तरफ ले जाता है। पावरफुल फीलिंग्स ऑफ इमोशन, इमेजिनेशन, ये एलिमेंट्स आप जानते हैं रोमांटिसिज्म के हैं। तो अगर सब्जेक्ट मैटर देखें या इनकी पोइट्री का कंटेंट देखें, तो आपको ये रोमांटिक पोइट जैसे नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इनकी भाषा देखें, इनकी म्यूजिकल स्टाइल देखें, इनकी पोइट्री का डिक्शन देखें, तो वो सब आपको नियो क्लासिकल वाला नजर आएगा। और जाहिर सी बात है कि एक फेज को, एक लिटरेचर के फेज को छोड़कर किसी दूसरे फेज में एक आदमी रुझान बनता है, एंट्रेंस होता है। तो देखो, नियो क्लासिसिज्म का मुख्य फीचर क्या था? रीजन, तर्क। और रोमांटिसिज्म का मुख्य फीचर क्या था? इमेजिनेशन, इमोशंस। ये दिल वाले पॉइंट थे। और नियो क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे वो दिमाग वाले थे, साइंटिफिक रेशनलिटी पे बिलीव करने वाले थे। प्लस उनकी जो भाषा थी वो भी क्लासिकल लैंग्वेज थी, फुल ऑफ एल्यूजन से भरी थी। ठीक है। डिक्शन उनका काफ़ी एलिवेटेड होता था, म्यूजिकल क्वालिटी होती थी। और दूसरी तरफ जो रोमांटिक राइटर्स जिनके बारे में वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं, सैली हैं, इनको आप पढ़ चुके हो, उनकी भाषा सिंपल थी, ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंच बनाने वाली भाषा थी। और उनकी पोइट्री में आप देखोगे इमोशंस और इमेजिनेशन का बोलबाला है ना। वो ये मानते थे कि पोइट्री की लैंग्वेज है वो कॉमन मैन की लैंग्वेज होती है। एक फार्मर, पेजेंट हैं, वो भी कविता को आराम से समझ पाए। रस्टिक पीपल हैं, उनकी लैंग्वेज होती है। और आप उनकी पोइट्री में इमेजिनरी देखो, इमेजरी जो है रोमांटिक पोइट्स की, वो आप देखोगे कि देहात के सेटिंग्स हैं, नेचर की सेटिंग्स हैं, इमेजिनेशन का बोलबाला या इमोशंस का बोलबाला आप लोग देखते हो रोमांटिक पोइट्री में। और नियो क्लासिकल पोइट्री में आप देखोगे कि ज़्यादा बातें तार्किकता की जाती है, रेशनलिटी की बातें की जाती हैं, रीजन को तवज्जो दिया जाता है। भाषा है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है। जो कॉमन मैन की भाषा होती है वो ऐसी भाषा नहीं होती। जो रॉयल क्लास के लोग होते थे, या आप यूं कह दो जो अपर क्लास पीपल हैं, उनकी लैंग्वेज आपको नियो क्लासिकल पोइट्री में मिलेगी। अब बात करते हैं टॉमस ग्रे की। तो टॉमस ग्रे, मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशनल पॉइंट है, संक्रमण काल के पॉइंट है। तो इनकी पोइट्री में आपको दोनों फीचर्स नजर आएंगे। बात ये दिल की करते हैं, लेकिन भाषा दिमाग वाली यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनकी लैंग्वेज आप देखोगे पोइट्री की, बहुत ही क्लासिकल लैंग्वेज यूज करते थे, क्लासिकल एल्यूजन्स यूज करते थे टॉमस ग्रे भी। लेकिन इनकी जो थॉट प्रोसेस था वो रोमांटिसिज्म की तरफ चला गया था। आई मीन इमेजिनेशन और इमोशंस का बोलबाला। इनके कंटेंट, जो पोइम का कंटेंट है, उसमें आपको इमेजिनेशन और इमोशंस नजर आएंगे। लेकिन नियो क्लासिकल एलिमेंट वाले सारे एलिमेंट्स भी आपको साथ साथ नजर आएंगे। इसीलिए इन्हें अपन ट्रांजिशनल पोइट्स कहते हैं। प्लस टॉमस ग्रे को अपन ग्रेवयार्ड पोइट्री के लिए भी जानते हैं। ऐसे कुछ पोइट्स हुए हैं जिन्होंने मेलनकलिक, डेथ के ऊपर, मॉर्निंग के ऊपर पोइम्स लिखी हैं, वो ग्रेवयार्ड पोइट्स है। इस फाइल में आपको मैं 5-7 ऐसे नाम बताऊंगा
जो ग्रेवयार्ड पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम कविता को डिस्कस करने से पहले, कविता नाम से ही आपको पता चल जाएगा एलेजी है, एक शोक गीत की तरह है, लेकिन अनलाइक अदर एलेजीज, ये बहुत पॉपुलर एलेजी हैं। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में एलेजीज की बात होती है तो इस पोइम का जिक्र जरूर होता है। ये शोक गीत है, मॉर्निंग है, लेकिन ये किसी एक इंडिविजुअल की डेथ को मॉर्न नहीं करती, उसका विलाप नहीं करती है। इसमें जो लैमेंट है वो उन देहाती लोगों के बारे में है, एक पूरी कम्युनिटी, एक सोसाइटी के ऊपर लैमेंट है। और इसका जो थीम है वो यूनिवर्सल लेमेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा विलाप इस कविता में लैमेंट आपको नजर आएगा। ये पूरा एक तरह से ह्यूमन रेस के ऊपर बात हो रही है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, भले ही वो सेंट पॉसिस चर्च के पास की बात हो, ठीक है, लेकिन बात हो रही है पूरी यूनिवर्सल फिनोमिना की। ओके, तो देखते हैं, पहले टॉमस ग्रे के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले की पॉइंट्स क्या है इनकी। जो बर्थ की बात करते हैं तो 1716 लंदन इंग्लैंड में हुआ था, और डेथ है वो 1771 में हुई थी कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। लिटरेरी पोजीशन इनकी क्या है? अब मेजर प्री रोमांटिक पोइट इनको पुकार सकते हैं, क्योंकि इनके बाद रोमांटिक एज शुरू हो गई थी। ब्रिजिंग, ये एक तरह से दो चीजों को जोड़ते हैं, ब्रिजिंग करते हैं, नियो क्लासिसिज्म को और रोमांटिसिज्म को ये एक तरह से जोड़ने वाले पोइट माने जाते हैं। ही कंबाइंड क्लासिकल फॉर्म, जो पोइट्री का क्लासिकल फॉर्म है, विथ इमोशनल डेप्थ के साथ जोड़ा, और सेंसिटिविटी टू नेचर। बात आ गई इमेजिनेशन की, इमोशनलिज्म की, ठीक है, इमोशंस की बात आ गई। इनका फेमस वर्क, ही इज बेस्ट नोन फॉर एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, बहुत जानी मानी पोइम्स में से एक है इंग्लिश लिटरेचर में ये। ठीक है, की फेजेस ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। अब न्यू क्लासिकल एज की जब अपन बात करते हैं तो वो भी तीन उसके सब डिवीजन होते हैं। उसमें एक तो रेस्टोरेशन पीरियड आ जाता है, चार्ल्स सेकंड को गद्दी पे बिठाना। इट इज मार्क्ड बाय द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड टू द थ्रोन। ओलिवर क्रॉमवेल की जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर फिर वापस चार्ल्स सेकंड को ले आना, राजा को इंग्लैंड की राजगद्दी पे बिठाने के लिए चार्ल्स सेकंड को। ये रेस्टोरेशन फेज है। दिस पीरियड सॉ द रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स, इसमें थिएटर्स रीओपन किए गए। द राइज ऑफ विटी, रेस्टोरेशन कॉमेडी का राइज हुआ, जो कॉमेडीज वापस लिखे जाने लगे। इट इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ, यहां पे एज कर लेना, द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। रेस्टोरेशन पीरियड में एक ही पोइट सबसे बड़ा, जिसको इंग्लैंड का पहला पोइट लॉरिएट भी बना दिया गया, जॉन ड्राइडन, जिसकी पहला आपने पोइम पढ़ी है एलेक्जेंडर्स फीस्ट, उसी का बोलबाला था। वही बड़ा सटाराइस्ट था, वही ड्रामेटिस्ट था। ठीक है, फिर द ऑगस्टन एज है, ये एज ऑफ पोप पुकारी जाती है। इसके दौरान ऑगस्टन एज में एलेक्जेंडर पोप सबसे बड़े राइटर के रूप में उभरे थे। दिस इरा ड्रू पैरेलल्स टू द रेन ऑफ रोमन एम्परर ऑगस्टस। ठीक है, रोमन एम्परर ऑगस्टस के साथ साथ ही चलता, उसका जो पीरियड रहा था उसके साथ ही पीरियड ऑगस्टन एज चलता है, एसोसिएटेड है। इट फोकस्ड ऑन सटायर, रिफाइनमेंट एंड पॉलिश पे। द की फिगर्स इंक्लूडिंग एलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड डैनियल डेफोए, ये की फिगर्स थे इस एज के। और द एज ऑफ जॉनसन बाद में एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी पुकारते हैं। इट इज नेम्ड फॉर सैमुअल जॉनसन के लिए इसका नाम रखा गया। दिस फाइनल फेज है न्यू क्लासिकल एज की। समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी पुकारा जाता है जॉनसन की एज को। इसने शुरू किया ट्रांजिशन टूवर्ड रोमांटिसिज्म किया। एज ऑफ जॉनसन के बाद ही आप रोमांटिक पीरियड का उदय देखते हो 1798 से लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ। ये एज एम्फेसाइज करती हैं स्ट्रॉन्गर इमोशन को और इंडिविजुअलिज्म को, एंड द राइज ऑफ द नॉवेल भी एज ऑफ जॉनसन की एज के बाद शुरू हो गया था नॉवेल लिखा जाना। ठीक है, उससे पहले नॉवेल था नहीं, लिटरेचर के जॉनर के रूप में नॉवेल को कोई खास पहचान नहीं मिली थी। ओके, की फीचर्स ऑफ टॉमस ग्रेज पोइट्री। अब टॉमस ग्रे की पोइट्री के की फीचर्स क्या है उनकी बात करते हैं। तो देखो, एक तो सेंट्रल थीम है मॉर्टलिटी, मनुष्य की नश्वरता होना।
उसकी मृत्यु के ऊपर लिखी गई चीज़ें हैं, डेथ के ऊपर हैं, टाइम के ऊपर हैं, मेमोरी के ऊपर हैं। ये सेंट्रल थीम्स इनकी पोइट्री की रहती हैं। द कॉमन ह्यूमैनिटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल आपको नज़र आता है। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ह्यूमैनिटेरियन इनका आउटलुक रहा, नज़रिया रहा, मानवतावादी नज़रिया कॉमन पीपल के प्रति नज़र आता है। अनरिकग्नाइज टैलेंट, इनका टैलेंट ज़्यादा पहचाना नहीं गया। एंड लॉस्ट पोटेंशियल, और जो लोगों का अनरिकॉग्नाइज टैलेंट रहा, इनका नहीं, बात थॉमस ग्रे की नहीं हो रही, इनकी पोइट्री की थीम है। जैसे आप एलेजी पढ़ोगे, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इस पोइम को पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है, सामान्य कॉमन ऑर्डिनरी पीपल का, जो पेजेंट्री ग्रुप के हैं, उनका टैलेंट अनरिकग्नाइज रहा और उन्होंने अपनी क्षमता, पोटेंशियल खो दी परिस्थितियों के कारण। ये भी इनकी पोइट्री की थीम है। ये बहुत ही सिंपैथी वाला एटीट्यूड रखते हैं कॉमन रस्टिक पीपल के प्रति, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, नेचर इज यूज्ड टू क्रिएट मेलनकलिक। अब देखो, नेचर अनलाइक वर्ड्सवर्थ और शेलियर, उनके लिए नेचर क्या है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। थॉमस ग्रे नेचर से मेलनकलिक फीलिंग निकालवाते हैं। मतलब जो इमेजरी यूज करते हैं नेचर की, उसका पर्पस इनका जो होता है मेलनकलिक पर्पस होता है, उदासीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। रिफ्लेक्टिव मूड, चिंतनशील मूड के लिए नेचर यूज करते हैं, रादर देन मियर डिस्क्रिप्शन, केवल वर्णन करना, पेड़ पौधे, सुंदरता, ये इनका पर्पस नहीं होता। मेलनकलिक पर्पस होता है, रिफ्लेक्टिव मूड वाला पर्पस इनकी नेचर इमेजरी का होता है। रूरल एंड क्वाइट सेटिंग रहती है इनकी पोइम्स की, ठीक है ना, ग्रामीण देहाती इलाकों के दृश्य रहते हैं, उनकी पोइट्री में यही चीजें डोमिनेट करती हैं। स्टाइल देखो, जो न्यू क्लासिकल पोइट्स की स्टाइल है, हाईली पॉलिश्ड, रिफाइंड एकदम, एंड म्यूजिकल स्टाइल है, ठीक है। एलिवेटेड डिक्शन है, बहुत उच्च स्तरीय भाषा है, विथ क्लासिकल एल्यूजन्स आपको मिलते हैं। अलग अलग जो मिथ्स हैं, या आप कह दो बाइबल वाले एल्यूजन्स हैं, या इंग्लैंड के या यूनान के जो ग्रेट लोग रहे हैं, उनके एल्यूजन्स इनकी पोइट्री में मिलते हैं। केयरफुल स्ट्रक्चर होता है एंड बैलेंस्ड इमेजरी रहती है। इमेजरी उतनी डालते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये की फीचर्स इनकी पोइट्री के हम पढ़ रहे हैं। इनको हम परफेक्शनिस्ट पोइट के रूप में देखते हैं। लिखा बहुत कम, लेकिन जो भी लिखा बहुत एकदम मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाली शैली में इन्होंने लिखा। एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल है और रॉट वेरी लिटिल, बहुत कम लिखा है। प्रिफर्ड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी के ऊपर इन्होंने प्राथमिकता दी, क्वालिटी राइटिंग को, ज़्यादा लिखने में यकीन नहीं था। बहुत रिजर्व्ड नेचर के व्यक्ति थे, आमतौर पर हर किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे। बहुत ही स्कॉलर थे, स्कॉलरली क्वालिटीज़ इनके अंदर थी, ठीक है। स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, वेल वर्स थे, अच्छा खासा बोल लेते थे, लिख लेते थे, ग्रीक में भी, लैटिन लिटरेचर में भी वेल वर्स थे, हिस्ट्री में, फिलॉसफी में, मतलब स्कॉलरली क्वालिटीज ये सारी थी। हिज लर्निंग एडेड डेप्थ, उनकी लर्निंग ऐड करती है, जो भी इन्होंने ग्रीक लिटरेचर में पढ़ा, या मान लो आप लैटिन लिटरेचर का ज्ञान रखते थे, तो ये जो लर्निंग है वो डेप्थ पैदा करती हैं, जोड़ती हैं, सीरियसनेस जोड़ती हैं उनकी पोइट्री में। इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी की बात करें तो रोमांटिक पोइट को इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, वर्ड्सवर्थ जैसे पोइट को, ठीक है। रिगार्डेड एज ए की ट्रांजिशनल फिगर के रूप में इनको देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोइट्री में, ठीक है। अब पर्सनैलिटी और आउटलुक, इनका नजरिया कैसा था? पर्सनली बहुत रिजर्व नेचर के थे और इंट्रोवर्ट थे, बहुत कम बोलते थे, घुलते मिलते कम थे लोगों से। और इनकी पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है क्वाइट रिफ्लेक्शन, शांत चिंतन, सिंपैथी, सहानुभूति, एंड मॉरल सीरियसनेस, और नैतिकतावादी गंभीरता इनकी पोइट्री में आपको नजर आती है, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेवयार्ड पोइट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ग्रेवयार्ड पोइट्स किसे कहते हैं? वर ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश राइटर्स फोकसिंग, जिनका फोकस था डेथ पे, मॉर्टेलिटी पे, मेलनकली, उदासी, दुख, इन चीज़ों पे, मृत्यु, नश्वरता, ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो कॉन्सेंट्रेट करते थे अपनी पोइट्री में, वो पोइट्स कहलाते हैं 18th सेंचुरी के
ग्रेवयार्ड पोइट्स। उनमें देखो टॉमस ग्रे सबसे अग्रणी नाम है। आइकॉनिक एलेजी इन्होंने जो लिखी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए इन्हें ग्रेवयार्ड पोइट्स में शामिल किया गया। एडवर्ड यंग हैं, द ऑथर ऑफ द लॉन्ग पोइम नाइट थॉट्स। नाइट हैं, डेथ हैं, मेलनकली हैं, मॉर्टलिटी हैं, ये बातें ग्रेवयार्ड पोइट्री का मुख्य फीचर था। तो एडवर्ड यंग भी हैं, रॉबर्ट ब्लेयर हैं, ये ग्रेव, देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्रेवयार्ड पोइट हैं, सिग्निफिकेंट अर्ली वर्क है इस स्टाइल का। टॉमस पार्नेल हैं, ये नाइट पीस ऑन डेथ, ये भी है, इज कंसिडर्ड ए प्रिकर्सर, मतलब अग्रणी चीज, प्रिकर्सर मतलब अग्रदूत, पहले आने वाली चीज, विच डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ पोइट्री। ये एक तरह से प्रिकर्सर थी, मार्ग बताने वाली चीज थी, जिससे बाद में ग्रेवयार्ड पोइट्री डेवलप हुई। विलियम कॉलिंस की अनदर प्रोमिनेंट पोइट हैं, ये भी विलियम कॉलिंस भी, और क्रिस्टोफर स्मार्ट, ये ऐसी थीम्स के बारे में ही लिखते थे ग्रेव। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, टॉमस ग्रे, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर, टॉमस पार्नेल, विलियम कॉलिंस और क्रिस्टोफर स्मार्ट, ये ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं। 6 नाम आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये मेजर 6 पोइट्स ग्रेवयार्ड पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पोइट्री में डेथ की बात होगी, मॉर्टलिटी की बात होगी, मेलनकलिक इमोशंस होंगे, उदासी वाले, दुख वाले इमोशंस होंगे, मॉर्निंग जैसी फीलिंग आएगी, विलाप जैसी या लेमेंट जैसी फीलिंग आएगी। ये जो 18th सेंचुरी के पोइट्स हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट पे लिखते थे, ऐसी भी इनकी पोइट्री थी, इसीलिए इन्हें सॉरी ग्रेवयार्ड पोइट्स पुकारा जाता। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ये एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की अब बात करते हैं। टॉमस ग्रे प्री रोमांटिक पोइट के रूप में आप याद रखना, ट्रांजिशनल पोइट के रूप में याद रखना, या नियो क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की ओर जाते हुए पोइट्स में सबसे बड़ा फिगर आप याद रखना टॉमस ग्रे। ओरिजिनल टाइटल इसका देखो, स्टांजा रोट इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने पोइम लिखी तो ओरिजिनल टाइटल था स्टांजा रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये शुरुआती नाम था। बाद में पब्लिकेशन के दौरान इसका नाम कर दिया गया एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। अब देखो ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टॉमस ग्रे ने स्टार्ट किया राइटिंग इस पोइम को 1742 में, 8 साल लग गए इनको लिखने में, और कंप्लीट किया था 1750 में, और इसे पब्लिश करवाया था 1751 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1742 में लिखना शुरू किया, इनके फ्रेंड की डेथ से इंस्पायर होके। 1750 में इस पोइम को उन्होंने कंप्लीट किया, और 1751 में ही गॉट इट पब्लिश्ड, उन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। अब कंपोजिशन, स्टॉक पॉजेस याद रखना, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चर्चयार्ड की बात कर रहे हैं वो चर्चयार्ड जो हैं, एक आपके चर्च हैं स्टॉक पॉजेस, इट इज सिचुएटेड नियर द चर्च ऑफ सेंट जाइल्स इंग्लैंड, ये भी जगह आपको याद रखनी है। स्टॉक पॉजेस का चर्चयार्ड है वो जहाँ पे इन्होंने लिखी है पोइम, और ये सेंट जाइल्स इंग्लैंड का एक चर्च है, उसके पास वाला जो ग्रेवयार्ड है जिसका नाम है स्टॉक पॉजेस। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है, ये हरगिज नहीं भूलना। इनका एक फ्रेंड था रिचर्ड वेस्ट, उसकी डेथ हो गई थी 1742 में, तब से ही इन्होंने कंपोज करना शुरू किया, मॉर्टलिटी पे सोचने लग गए। फ्रेंड की डेथ थी, याद रखना फ्रेंड का नाम रिचर्ड वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट इस पोइम के बारे में, ये भी याद रखना। पोइम का नेचर है एलेजी है, फिलोसॉफिकल सेंस में रादर देन क्लासिकल सेंस में तो सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग होता है, सॉन्ग ऑफ डेथ होता है, लेकिन इसमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो उसी तरह के हैं एलेजी की तरह, तो फिलोसॉफिकल सेंस में इसे एलेजी मानते हैं। इट डज नॉट लैमेंट एनी इंडिविजुअल्स डेथ, ये किसी इंडिविजुअल की मृत्यु को लैमेंट नहीं करती है। रादर द पोइट मेडिटेट्स, बल्कि पोइट है वो मेडिटेट करता ऑन डेथ एंड ह्यूमन फेट पे इन जनरल, है ना। एक मान लो अपने फ्रेंड की मृत्यु से इंस्पायर्ड होकर लिखना शुरू किया, लेकिन फ्रेंड के ऊपर नहीं लिखी गई है, ये कॉमन मैन की जो मॉर्टलिटी है उसको डिस्कस करती है, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। ये लिखी गई हैं
32 क्वार्टरेंस आपको मिलेंगे, 4 लाइन के क्वार्टरेन होते हैं। 4 लाइन स्ट्रेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये भी याद रखना। तो 32 इंटू 4 कर दो, लाइनें कितनी होगी, 8 हो गई, और 128 लाइन की पोइम है। टोटल 128 लाइन है, 128 लाइन्स हैं, और राइम स्कीम ए बी इसकी है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सम की फैक्ट्स अबाउट द पोइम। सेटिंग है चर्च यार्ड, सेंट पॉजेस का, है ना, सेंट जाइल्स चर्च के पास। द पोइम इज सेट इन ए क्वाइट रूरल चर्च यार्ड एट इवनिंग, शाम के समय में लिखी गई है। इन द इवनिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द सेटिंग क्रिएट्स ए सॉलम, पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव मूड। पोइम की जो सेटिंग की गई है, जैसा चर्च यार्ड का सीन है, जैसा टाइम है, ये एक सॉलम, गंभीर सा, सॉलम मीन सीरियस, और पीसफुल, शांति भरा, रिफ्लेक्टिव मूड जगाता है पोइट के अंदर, चिंतनशील मूड जगता है ऐसी सेटिंग में। इवनिंग टाइम सिंबलाइजेस द एंड ऑफ लाइफ एंड अप्रोच ऑफ डेथ। इवनिंग टाइम चुना है, इवनिंग टाइम प्रतीक है, या नाइट प्रतीक है डेथ का, एंड ऑफ लाइफ का, एंड अप्रोच ऑफ डेथ का प्रतीक है इवनिंग टाइम। नाइट तो सीधा सीधा डेथ का सिंबॉलिक है, एंडलेस नाइट, अनंत रात्रि यानी डेथ, और इवनिंग टाइम है वो डेथ को अप्रोच करने वाला टाइम माना गया। फोकस ऑन डेथ एंड मॉर्टलिटी पे इन्होंने फोकस किया। द चर्च यार्ड रिमाइंड्स रीडर्स दैट डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अपरिहार्य है, आप उससे बच नहीं सकते। जो चीज से बच नहीं सकते वो इनएविटेबल होती, अपरिहार्य होती है। फॉर ऑल, सबके लिए, अमीर हो चाहे गरीब हो, मृत्यु इनएविटेबल है, ये इसकी मुख्य थीम है। टूम्स एंड ग्रेव्स, कब्रें और कब्र का, एक्ट एज सिंबल्स, ये प्रतीक का काम करते हैं, और ह्यूमन मॉर्टेलिटी का प्रतीक है। आपके सामने जीता जागता प्रतीक उदाहरण मिलता है, बिल्कुल टेंजिबल, स्पष्ट, वो है टूम्स एंड ग्रेवयार्ड्स। दूसरा, ग्रे एम्फसाइजेस दैट वर्ल्डली पावर एंड ग्लोरी, जो वैश्विक शक्ति है और मनुष्य का जो वैभव है, एंड इन द ग्रेव, मृत्यु में समाप्त हो जाता है। इस पोएम में कुछ ऐसे क्वार्टरेंस आएंगे, कुछ ऐसी लाइंस आएंगी जो जगह जगह कोट की जाती है। इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलेजीज या मोस्ट पावरफुल एलेजीज में से एक है। कुछ ऐसी लाइनें होगी जो आपको दिल को छू लेगी, बस शर्त है आप में दिल हो, समझने का पावर हो, आप उतने फिलोसॉफिकल थॉट्स को आसानी से समझ पाओ, तो है ना। तो जो वैश्विक ताकत है, चाहे वो पद की ले लो, चाहे पैसे की पावर ले लो, चाहे जो ग्लोरी है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो ग्लोरी तलाशता है, वो पावर तलाशता है, लेकिन ये पावर मिल जाए चाहे ग्लोरी मिल जाए, उसका एंड कहाँ होना है, कब्र में ही होना है। जाती सब चीजें आखिर घूम फिर के कब्र में है, आपके साथ ही। ऑर्डिनरी विलेजर्स के बारे में बात करते हैं। द ग्रेव्स बिलोंग टू सिंपल एंड अननोन रूरल पीपल की ग्रेव्स है, साधारण अज्ञात ग्रामीण लोगों की, नॉट किंग्स एंड हीरोज की वो ग्रेव्स नहीं है। ग्रे शो सिंपैथी, ग्रे सहानुभूति दर्शाते हैं, एंड रिस्पेक्ट, आदर का भाव दर्शाते हैं, फॉर देयर हम्बल लाइव्स, उनका जो विनम्र जीवन रहा है उसके प्रति। ही सजेस्ट, वो सुझाव देते हैं, दैट दीज विलेजर्स, के ये जो ग्रामीण लोग हैं, आल्सो हैड ड्रीम्स, इनके भी सपने थे, टैलेंट्स, इनमें भी प्रतिभाएं थी, एंड इमोशंस, और इनमें भी भावनाएं थी। ये सारा ड्रीम्स और टैलेंट अपन अपर क्लास पीपल्स या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोगों से ही जोड़ के देखते हैं, जबकि ग्रामीण लोगों में भी ड्रीम्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है। थीम्स ऑफ अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, इस कविता की एक थीम आपको ये भी मिलेगी, अनफुलफिल्ड पोटेंशियल। देखो, कई बार आदमी के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन एक प्रॉवर्ब है इंग्लिश में, टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको टैलेंट शो करने का अवसर ही नहीं मिला, है ना, तो टैलेंट किसी काम का नहीं। तो उनका जो टैलेंट है वो, या उनकी जो क्षमता थी, पोटेंशियल थी, वो अनफुलफिल्ड रही, ड्यू टू इलिटरेसी कह दो, ड्यू टू पॉवर्टी कह दो, गरीबी के कारण, ऑब्सक्योरिटी का जीवन वो जिए। दो
दे वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, उनमें भी कोई टैलेंट होगा, लेकिन वो गरीबी के कारण, अपनी रूरल लाइफ के कारण उस टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाए, दुनिया के सामने नहीं ला पाए, तो उनका टैलेंट अनफुलफिल्ड बताया गया है। ठीक है, क्षमता उनके अंदर थी। मैनी बैरिड विलेजर्स, ये बरिड नहीं है, बैरी करना, दफनाने को बैरी कहते हैं, स्पेलिंग तो भले BURY होती है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं बैरी। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये बनता है बैरी। ठीक है ना, तो वहां पे कई ऐसे बैरिड विलेजर्स है, मे हैव हैड, शायद उनके पास रहा हो, द पोटेंशियल, क्षमता, टू बी ग्रेट, महान बनने की, बट पॉवर्टी, लेकिन गरीबी ने, एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अवसर की कमी के कारण, हेल्ड देम बैक, उनको पीछे ही रोके रखा, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इलिटरेसी भी एक मेजर रीजन है जो पॉइंट में डिस्कस किया गया है। फेमस लाइन सजेस्ट दैट सम कुड हैव बीन पॉइट्स, इसकी कुछ प्रसिद्ध लाइनें हैं जिस पे अपन बात करेंगे, अभी पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे तो वो बताती हैं कि उनमें से कुछ कवि बन सकते थे, लीडर्स बन सकते थे, या हीरोज बन सकते थे। हिस्टोरिकल फिगर्स, हीरोज का मतलब, इफ गिवन द चांस, यदि उन्हें ये मौका दिया जाता। लेकिन वही बात है, उनको रेस्ट्रेंट्स थी, सीमाएं थी, पॉवर्टी की सीमा, इलिटरेसी की सीमा, उस कारण से वो अपने टैलेंट को, किसी ने उनके टैलेंट को ठीक से नर्चर किया ही नहीं, उनको कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं अपने टैलेंट को शो करने की। ओके, ये भी एक मेजर थीम। इक्वलिटी इन डेथ, इस पोएम की एक थीम ये भी बनती है कि मरने के बाद सब इक्वल हो जाते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। द ग्रेवयार्ड सिंबलाइजेज इक्वलिटी, ग्रेवयार्ड जो कब्रगाह है या कब्रिस्तान है, वो प्रतीक है समानता का। ऑल ह्यूमंस आर द सेम इन डेथ, मृत्यु कोई डिफरेंस पैदा नहीं करती, ये सेंट्रल थीम है। मरने के बाद सब एक जैसे ही हैं, सबके वही फेट है, और अल्टीमेटली सारे लोगों का एक ही फेट, भाग्य है, वो क्या है? डेथ, मॉर्टेलिटी। सोशल क्लास, वेल्थ एंड स्टेटस लूज मीनिंग, ये सारी चीजें अपना अर्थ खो देती हैं वंस लाइफ एंड्स, एक बार जीवन समाप्त हो गया तो आपका सोशल स्टेटस क्या था, आपके पास वेल्थ कितनी थी, आप कौन सी सोशल क्लास से बिलोंग करते थे, ये सारी चीजें मृत्यु के बाद कोई महत्व नहीं रखती। ये सारी चीजें अपना महत्व खो देती है। एक बार जीवन समाप्त हो गया, ये सारी चीजें आपके जीवन के साथ ही समाप्त हो गई। ओके, मूड इसकी पोइम में आपको मिलेगा, इस पोइम में मेलनकली का और चिंतन का, रिफ्लेक्शन का। द साइलेंस ऑफ द चर्च यार्ड का जो साइलेंस है वो एनकरेजेस फिलोसॉफिकल मेडिटेशन, वो दार्शनिक चिंतन को एनकरेज करता है। ये जगह ही ऐसी है कि आप जीवन की फिलॉसफी समझ पाओ, आपके अंदर का फिलोसोफर जगह, जो मेडिटेशन इस तरह का हो जो फिलोसॉफिकल हो, केवल सुपरफिशियल सतही बातें नहीं होगी, जगह ही ऐसी है। भाई हम भी जब किसी की डेथ पे कब्रिस्तान जाते हैं तो कुछ समय के लिए रिफ्लेक्टिव मूड में चले जाते हैं, यार जीवन का क्या भरोसा, जीवन के ट्रांजिएंस, क्षण भंगुरता पे हम लोग चर्चा करते हैं वहां बैठे। ये अलग बात है कि वहां से उठ के बाहर आते ही, कपड़े झाड़ते ही हमारे विचार वही वर्ल्डली वाले चले जाते हैं, वापिस हम वैश्विक विचारों में खो जाते हैं, वापिस वही झूठ मूठ छल कपट हमारे अंदर पैदा हो जाता है। ठीक है, ग्रेस टोन इज सैड, मेलनकलिक टोन है, बट काम, लेकिन शांत टोन है। नॉट फ्राइटनिंग और वायलेंट, कोई डराने वाले या हिंसक टोन नहीं है। भले ही वो मेलनकलिक है लेकिन बड़ी काम टोन है, शांति भरी टोन है, उसमें कोई वायलेंस जैसी चीजें नहीं है या कोई डरावनी चीजें नहीं है, आपको भूत भूत नहीं आके डराएंगे यहाँ पे। द पोएम इनवाइट्स रीडर्स, ये कविता इनवाइट करती है रीडर्स को टू रिफ्लेक्ट, कि वो चिंतन करें ऑन देयर ओन लाइव्स, अपने खुद के जीवन पे, एंड खुद की डेथ पे चिंतन करें। ये पोएम इस तरह के भाव रीडर्स में जगाती है। ठीक है, नेचर और साउंड इमेजरी भी है।
इमेजेस लाइक द टॉलिंग बैल, धीरे मतलब बजती हुई घंटियां, लॉविंग कैटल, रंभाते हुए मवेशी, लॉविंग मतलब रंभाते हुए, जो पशुओं की आवाज होती है रंभाना कहते हैं, और फेडिंग नाइट, और धुंधलाती हुई शाम या रात्रि का समय, डीपन, ये चीजें गहरा कर देती हैं द ग्रेवयार्ड एटमॉस्फेयर को, और ज्यादा गहरा बना देती है। एक तो ग्रेवयार्ड सुबह के समय देखें तो इतना डर नहीं लगता, आदमी इतना मेलनकलिक नहीं होता, उदास नहीं होता। एक शाम के समय ये चीजें क्या करती हैं, टाइम क्या करता है, उसकी सीरियसनेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। नेचर पार्टिसिपेट्स इन मॉर्निंग, प्रकृति भी भाग लेती विलाप करने में। स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल इफेक्ट, स्ट्रेंथन करती है और ज्यादा मजबूती देती है, जो वैचारिक प्रभाव है या भावनात्मक प्रभाव है उसको ज्यादा बढ़ा देती है। नेचर भी इमोशंस जगाती है, मेलनकली जगाती है, मॉर्निंग विलाप की फीलिंग जगाती है। तो इमेजरी को यूज इस तरह से किया गया है इस पॉइम में कि मेलनकलिक फीलिंग जगेगी, उदासी वाली फीलिंग जगेगी, मॉर्टलिटी की थीम पे फिलोसॉफिकल आइडियाज जगेंगे। इस तरह से नेचर की इमेजरी को यूज किया गया। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या सोर्स ऑफ प्लेजर के रूप में नेचर को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सीन को प्लीजेंट बनाने के लिए नेचुरल इमेजरी का यूज हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। साउंड इमेजरी भी ऐसी होगी जो मेलनकली की तरफ ले जाएगी, दुख की तरफ ले जाएगी, उदासी की तरफ ले जाएगी। ठीक है। मॉरल लेसन ये है कि ग्रे एडवाइजेस ह्यूमैनिटी, मानव मनुष्यता को ग्रे सलाह देते हैं, एंड कंपेशन, ह्यूमैनिटी की सलाह देते हैं। सॉरी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता की, ह्यूमैनिटी नहीं है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। ग्रे एडवाइसेस, ग्रे सलाह देते हैं किस चीज की, विनम्रता की। ह्यूमिलिटी विनम्रता होती है। और कंपेशन, करुणा रखने की सलाह देते हैं। आप एरोगेंस नहीं लाइफ में करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। प्राइड, एरोगेंस, ग्लोरी, वेल्थ, इन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक साधारण आदमी के प्रति भी आपके मन में क्या होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया की फीलिंग होनी चाहिए, पिटी की फीलिंग होनी चाहिए। ग्रेवयार्ड स्कूल फीचर्स, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पॉइंट्स जो थे, अभी मैंने 6 आपको नेम्स लिखाए भी थे, उनमें यूज ऑफ चर्चयार्ड का इसमें मिलेगा, टूम्स मिलेगी, कब्रें। ये टॉम्स नहीं है बाबू, टूम है, इसको भी अपन प्रोनाउंस करते हैं टूम्स, है ना। और सिंगुलर हो तो टूम, सिंगुलर ही पूछते हैं जब भी फोनेटिक में पूछते हैं टूम। तो ट में लॉन्ग ऊ है, ट में क्या है, लॉन्ग ऊ है, ये टूम, बस बी साइलेंट है पीछे। तो टूम्स है, नाइट है, इवनिंग सेटिंग है, ये सब ग्रेवयार्ड स्कूल के फीचर्स थे जो इस पोइम में आपको मिलेंगे। और ग्रेवयार्ड स्कूल के जो पोइट्री है, ये ग्रेवयार्ड पोइट्री है, उसमें डेथ की थीम्स हैं, डिके, नष्ट होने की थीम है, मेमोरी, यादों की थीम है, और मेडिटेशन, चिंतन की थीम है इस पोइम में भी है। इमोशनल सीरियसनेस आपको मिलेगी, साथ में मॉरल रिफ्लेक्शन मिलेगा, नैतिक चिंतन मिलेगा। ये सारे फीचर्स हैं ग्रेवयार्ड स्कूल के पोइट्स के, वो यहाँ भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं टॉमस ग्रे के बारे में। आपने पूरी बात कर ली, किस एज से बिलोंग करते हैं ये आपने देख लिया। इनका जो फ्रेंड था, क्या नाम था बताओ, रिचर्ड वेस्ट, जिनकी डेथ हुई थी 1742 में। उससे इनिशियल इंस्पिरेशन इनको इस पोइम की मिली थी। बाद में इन्होंने केवल अपने फ्रेंड की मृत्यु तक इस पोइम को सीमित नहीं रखा, और एक यूनिवर्सल थीम मानते हुए डेथ को उन्होंने यूनिवर्सल एक फिनोमिनन माना है, और उसके ऊपर आधारित फिर इन्होंने इस पोइम की रचना की। 8 साल कंपोज करने में लग गए, 1750 में इन्होंने फिनिश की, फिर अपने फ्रेंड को दी। तो फ्रेंड ने क्या है कि लोकल मित्रों के बीच इस पोइम को सर्कुलेट कर दिया। और इनका जो फ्रेंड था, वो नाम मैं बता दूंगा आपको, क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा। वो क्या है कि
अब पर्सनली उसे पब्लिश करवाने की तरफ चला गया था, तो इनको लगा कि यार इतना बढ़िया पोइम लिखी इतने लंबे टाइम, और कहीं ये ऐसे ही सर्कुलेट नहीं हो जाए या क्रेडिट किसी अन्य को नहीं मिल जाए, तो फिर इन्होंने आनंद फानन में 1751 में इस पोइम को पब्लिश करवाया था। पब्लिकेशन के पीछे भी ये छोटी सी स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। डेथ की थीम है, मॉर्टेलिटी की थीम है, मेमोरी की थीम है, कंपेशन की भी थीम है। ये सारी बातें आपको इस पोइम में मिलेगी। इज इट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेन टेक्स्ट की बात है। ये टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक क्वार्टेन को अलग अलग मैं समझा रहा हूं लाइन बाय लाइन। एक एक क्वार्टेन ही पैनल पे लिया है। तो पहला ओपनिंग वाला क्वार्टेन है, 4 पंक्तियां हैं। थीम ए बी है। देखो, डे, वे, ली और मी, ली और मी मैच कर रही है, और डे और वे मैच कर रहे हैं। ए बी हर स्टैंजा की यही मिलेगी। साइट, और ये देखो वापस फाइट, हॉल्ट्स एंड फॉल्ट्स, बी। ए बी की थीम मिलेगी हर क्वार्टेन में। इसी तरह की थीम मिलेगी। 32 क्वार्टेन्स यूज किए हैं, ठीक है। तो देखो पहला ही लाइन है वो काफी फिलोसॉफिकल है। पहली लाइन में पॉइंट कह रहा है, द कर्फ्यू टॉल्स। कर्फ्यू का मतलब चर्च की लॉन्ग बेल, चर्च की घंटी। टॉल्स को यहां पे वर्ब के रूप में बताया। टॉल का मीनिंग है धीरे धीरे, रेगुलर बजना। चर्च की जो घंटी है, इवनिंग टाइम में जो बजने वाली चर्च की घंटी है, टॉल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे। नेल का मतलब ही वही लंबी बजना। देखो नेल नाउन है यहां पे, क्योंकि द आर्टिकल आ गया, और टॉल को इन्होंने वर्ब बनाया। चर्च वाली घंटी है वो टॉल्स, टॉल मतलब धीरे धीरे और रेगुलर बज रही हैं, जो कि सॉलम और हैवी रिंगिंग है, ऑफन एसोसिएटेड विद डेथ और फ्यूनरल से एसोसिएटेड होती है वो। और टॉल साउंड ऑफ बेल, यानी ये ध्वनि बजाती है। टॉल का मतलब यहां पे बजाना, रिंग्स की तरह है। चर्च की बेल रिंग करती है इस साउंड को, नेल वाले साउंड को। अब नेल वाला साउंड क्या है? द साउंड ऑफ ए बेल, ये भी साउंड ही है, स्पेशली टू मां के फ्यूनरल और डेथ। तो ये नेल है एक तरह से मृत्यु का सूचक होने वाली घंटी के रूप में चर्च की घंटी बज रही है। और नेल काहे का? ऑफ पार्टिंग डे, समाप्त होते हुए दिन का। ये पार्टिंग डे की फ्रेज भी एक तरह से डेथ की सिंबॉलिक है। पार्टिंग डे सिंबॉलिक है डेथ का। पार्टिंग का मतलब डाइंग, मरता हुआ, लिविंग, और पार्टिंग रवाना होता हुआ। ये दिन के, ये ट्विलाइट के एंड को दर्शाने वाला सीन है। तो पार्टिंग डे मतलब इवनिंग टाइम कह दो, और इवनिंग टाइम हमेशा एक तरह से अप्रोचिंग डेथ का सूचक है, पास आती हुई। यानी चर्च की घंटी सामान्य शब्दों में कहें, देखो नियो क्लासिकल लैंग्वेज है यहाँ पर, यानी शाम के समय चर्च में बजने वाली घंटी टॉल कर रही हैं, ये बज रही हैं, द नेल को बजा रही है। अब नेल क्या? ये देखो एक ऐसा रेगुलर साउंड बजाना जो कि फ्यूनरल और डेथ को मार्क करता, वो साउंड जो है वो नेल के रूप में, यानी फ्यूनरल इंडिकेट करने वाला साउंड के सेंस में यूज किया गया नेल। क्या बजा रही है? फ्यूनरल इंडिकेट करने वाली ध्वनि बजा रही है। और काहे की? यहां कोई मरा नहीं है, दिन मर रहा है, पार्टिंग डे, दिन समाप्त हो रहा है, दिन का अंत हो रहा है। और दिन का अंत होना यहां पे सिंबॉलिक है किसका? डेथ का। तो पहली लाइन चर्च की घंटी जो बजा रही है वो मॉर्टेलिटी का साउंड प्रोड्यूस कर रही है। नेल का मतलब यहां साउंड ऑफ मॉर्टेलिटी मान लीजिए, और वो रिंग कर रही है, बजा रही है चर्च की घंटी। क्या क्या रिंग कर रही है? मॉर्टेलिटी का साउंड। और मॉर्टेलिटी यहां पे किसकी है? पार्टिंग डे की मॉर्टेलिटी को साउंड कर रही हैं। समझ में आ गया बात? ओके। द लॉविंग हर्ड, रंभाते हुए जानवरों के झुंड, पशुओं के झुंड। हर्ड का मतलब यहां पे वो कैटल वाला, हर्ड ऑफ कैटल। पूरा मैं लिख देता हूं।
हर्ड ऑफ कैटल। लॉविंग का मतलब रंभाते हुए, रंभाने का मतलब जो जानवर ध्वनि निकालते हैं मुंह से, वो क्या है? लॉविंग साउंड। तो रंभाने वाला, रंभाते हुए जानवरों के झुंड, वाइंड, वाइंड वर्ब है। वाइंड का मतलब ऐसे चक्कर खाते हुए चलना, वाइंड। चक्कर खाते हुए या बल खाते हुए चल रहे हैं, बोलते हुए, रंभाते हुए जानवरों के झुंड चक्कर खाते हुए या बल खाती स्थिति में चलते हुए स्लोली, धीरे धीरे, ओवर द ली। ली क्या है? पास्चर। चारागाह के ऊपर जो रंभाते हुए मवेशियों के झुंड हैं, वो ऐसे बल खाते हुए, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी जगह होगी, वो अपनी अपनी पगडंडी पे चलते हुए जाते हैं, तो वो टेढ़े मेढ़े चलते हुए जा रहे हैं। वो भी देखो सब घरों की ओर लौटने का सीन है, क्योंकि पार्टिंग ऑफ डे आ रहा है, पार्टिंग डे है, यानी दिन समाप्त होता हुआ, दिन का समय समाप्त हो गया, संध्या काल, ट्विलाइट का दृश्य है, इवनिंग का सीन है। पोएम की सेटिंग बनाई जा रही है, उस तरह का सीन पैदा किया जा रहा है जिसमें फिलोसॉफिकल और मेलनकलिक मूड जगें, जो रिफ्लेक्टिव मूड जगाने वाली सेटिंग यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो लॉविंग हर्ड वाइंड, वाइंड वर्ब है, मैंने आपको बता दिया। इस तरह से बल खाते हुए चलना, ये क्या है? वाइंड करना, टू वाइंड। इस तरह से बल खाते हुए चलना, स्लोली, धीरे धीरे, ओवर द ली। ली का मतलब पास्चर। चारागाह के ऊपर वो इस तरह से चलते हुए सब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। मवेशी, शाम के समय मवेशी घर ही लौटते हैं भाई, सुबह चढ़ने जाते हैं, अंडरस्टूड सी बात है। द प्लाउमैन, जो किसान है, फार्मर। प्लाउ वैसे क्या होता है? हल होता है जोतने का। तो प्लाउ, हल जो जोतने का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जमीन को प्लाउ किया जाता है, PLOUGH, वो किसान के लिए यूज हुआ है। द पेजेंट, किसान। होमवर्ड प्लॉट्स, घर की तरफ। प्लॉट का मतलब बड़े बड़े कदम भर के चलना। और देखो, द हिज वेरी वे, अपने थके रास्ते पे। ये जो वेरी वे वाला उदाहरण है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। जब भी परीक्षा में ट्रांसफर्ड एपिथेट, फिगर ऑफ स्पीच पूछते हैं, कम से कम मैंने कोई 5 परीक्षाओं, 10 परीक्षाओं में ये लाइन देख ली है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का उदाहरण है। अब ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है क्या? एक विशेषण जो स्वाभाविक होता है जिस नाउन के लिए, उस नाउन से रिमूव करके ऐसे नाउन के साथ इसको एस्क्राइब कर दिया जाता है जिसका इससे संबंध नहीं। अब बताओ, थका हुआ किसान है कि थका हुआ रास्ता? किसान है ना, थका हुआ। तो वेरी कौन है? हु इज वेरी? वेरी मतलब टायर्ड। हु इज टायर्ड? द प्लाउमैन इज टायर्ड। प्लाउमैन है, वो टायर्ड है। लेकिन टायर्ड किसको बताया जा रहा है? वे नाउन है। अब नाउन के आगे देखो ऐसे यूज कर दिया गया, किसी नाउन से पहले कोई नाउन, सॉरी, विशेषण रख दिया जाए तो एट्रीब्यूटिव होता है। तो ये किसको एट्रीब्यूट कर दिया गया है? वे को, जबकि ये विशेषण है किसका? प्लाउमैन का, किसान का। तो ये एपिथेट का मतलब ही अन्य शब्दों में कह दो एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस नाउन से बिलोंग करता है उस नाउन को न देखकर ऐसे नाउन के साथ इसको यूज कर दिया जाए जो वाकई में जिससे इसका संबंध नहीं है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को अपन कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो ये प्लाउमैन के लिए होना चाहिए था, रास्ते को दे दिया। तो किसान दिन भर की मेहनत करने के बाद मोटे मोटे कदमों से, प्लॉट का मतलब मोटे मोटे कदम भर के चलना, ठीक, किस ओर जा रहा? होमवर्ड, घर की ओर जा रहा है। थके रास्ते, यानी थका मांदा किसान अपने घर के जाने वाले रास्ते पे बड़े बड़े कदम भर के घर की ओर लौट रहा है।
ठीक है, एंड लीव्स द वर्ल्ड, और दुनिया को छोड़ रहा है, एंड डार्कनेस, और सॉरी, लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, दुनिया को इस अंधेरे में ही छोड़ रहा है, एंड टू मी, दो चीजों के लिए इस पूरी दृश्य को, वर्ल्ड का मतलब द सीन अराउंड, जो आस पास का दृश्य है, भाई वही दुनिया, वहां की उस जगह की दुनिया, उस जगह की दुनिया को वो छोड़ रहा है दो चीजों के लिए, अंधेरा होने के लिए और एक मेरे लिए। मेरे लिए कैसे? मैं अंधेरा होने के बाद रिफ्लेक्शन करूंगा, फिलोसॉफिकल थॉट्स को क्या करूंगा, जगाऊंगा अपने अंदर, एकदम शांति हो जाएगी, कोई आ जा नहीं रहा है। अब मुझे अपने आस पड़ोस का जो दृश्य है वो रिफ्लेक्टिव मूड के लायक लगेगा, ठीक है ना, फिलोसॉफिकल थॉट जगाने वाला लगेगा। तो ये दुनिया वो छोड़ रहा है अंधेरे के लिए, यानी अभी इस दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, और मेरे लिए छोड़ रहा है, अंधेरा छाने के बाद मैं इन सारी चीजों पे चिंतन मनन आराम से कर पाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेंजा हैं, ये जो क्वार्ट्रेन हैं, ये क्या बता रहा है कि कभी आपको मेलनकलिक मूड की ओर ले जाना चाह रहा है, उदासी भरे मूड की ओर, मॉर्टेलिटी की थीम की ओर। जो शब्द उसने चुने हैं, नेल, पार्टिंग डे, ये सारे वर्ड्स आपको डेथ की थीम पे ले जाने के लिए डेलिबरेटली किस भाषा में, नियो क्लासिकल एलिवेटेड लैंग्वेज में इन शब्दों का यूज किया गया, ठीक है। कहने का मतलब है क्या कि मवेशी भी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, किसान भी अपने घरों की ओर लौट रहा है, चर्च की घंटी दिन समाप्त होना की सूचना दे रही है, ठीक है। और ये सारा दृश्य अब अंधेरे की आगोश में जा रहा है और मेरे चिंतन की आगोश में आ रहा है, यानी ये सारा दृश्य अब दो चीजों के लिए बचा है, अंधेरे के लिए और मेरे लिए। सारे लोग, मवेशी, किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। भले ही किसान सिंगुलर यूज किया गया, लेकिन किसान जाति ये कैसा यूज है, जेनेरिक यूज है। आर्टिकल द सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज किया जाए तो वो उसकी पूरी क्लास को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? 4 लाइनों में भी काफी ताकत लगी समझने में। तो लैंग्वेज का नेचर आप समझ, जो नियो क्लासिकल पोइट्स है ना, वो एवरीडे कॉमन लैंग्वेज में नहीं बात करते। कॉमन लैंग्वेज में तो इतना ही लिख दें, इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग, शाम का समय है, हर्ड्स ऑफ कैटल आर रिटर्निंग बैक टू देयर फोल्ड्स, अपने बाड़ों में वापस जा रहे हैं। आफ्टर द डेज वर्क, दिन के काम के बाद, द टायर्ड फार्मर्स आर गोइंग बैक टू देयर होम्स, है ना। तो ये सिंपल भाषा में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये नियो क्लासिकल लैंग्वेज का जादू है कि ऐसे एलिवेटेड स्टाइल में चीजों को व्यक्त किया जाता है। इज दैट क्लियर गाइस?